हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक में हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे डाई नाइट्रोजन और अमोनिया। डाई नाइट्रोजन और अमोनिया, डाई नाइट्रोजन N2 और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। डाई नाइट्रोजन, जैसे आजकल पता है, पहले तो नाइट्रोजन बोल देते थे तो हम समझ जाते थे कि भाई N2 की बात हो रही है, ऑक्सीजन बोल देते थे समझ में आती थी बात, O2 की बात हो रही है, हाइड्रोजन बोल देते थे तो H2 की बात होती थी। आजकल डाई नाइट्रोजन बोलते हैं भैया, सबको अपग्रेड होना पड़ता है ना। तो डाई नाइट्रोजन की अब यहाँ पर बात हो रही है। अब डाई नाइट्रोजन बनती कैसे है ना, तो उसके विरचन की विधियां हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली विधि जो है वो हम पढ़ेंगे औद्योगिक विधि। कौन सी विधि बेटे? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि। यार एक मेरे को बात बताओ, आपको उद्योग लगाना है, किसका उद्योग लगाना है? नाइट्रोजन बनाने का उद्योग लगाना है। तो कोई भी बिजनेस प्लांट यही बोलता है ना कि भाई कम से कम लगाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मिले, है ना। इनपुट जो है वो कम से कम लगे और आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, तभी तो फायदा होगा ना यार, है। तो डाई नाइट्रोजन बनाने की औद्योगिक विधि बताइए, कच्चा माल कहां से लाया जाए? वातावरण में से। अरे 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है भाई। उपलब्धता कितनी है वायुमंडल में? 78%। तो आप क्या करो, वायु को द्रवित कर लो, है ना, हवा लो, उसको द्रवित कर लो। तो द्रवित वायु, द्रवित वायु ले लो आप। अब देखो, आप प्लांट लगाओगे एक का, फायदा आपको मिलेंगे दो। कैसे? देखिए, आप द्रवित वायु का प्रभाजी आसवन करवाओ बेटा। प्रभाजी आसवन। इस प्रभाजी आसवन को यदि आप 77.3 केल्विन पर करवाते हैं तो आपको मिलती है डाई नाइट्रोजन। और यदि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इसको कर दिया जाए 90 केल्विन, कितना बच्चों? 90 केल्विन, तो आपको मिल जाएगी डाई ऑक्सीजन। बताओ, प्लांट लगाया था एक का, मिल रहे हैं दो, तो फायदा है। अरे अमीर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो औद्योगिक विधि में द्रवित वायु जो होती है, द्रवित वायु का आप प्रभाजी आसवन करवाइए 77.3 केल्विन पर। अगर यदि आप प्रभाजी आसवन करवाते हैं तो आपको डाई नाइट्रोजन मिलेगी, और 90 केल्विन पर यदि आप करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगी बेटे? डाई ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद, अब हम तो बच्चे हैं, हम तो प्रयोगशाला में काम करेंगे, हम उद्योग में थोड़ी काम करेंगे। तो प्रयोगशाला विधि पढ़ लो भाई। अगली कौन सी पढ़ेंगे अपन? प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, हर चीज थोड़ी सी दी जाती है आपको, है ना। हर चीज जो है थोड़ा सा काम मिले। बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं भैया, बहुत महंगी चीजें होती है केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में। तो वहां पर क्या है, भर के आपको नाइट्रोजन नहीं बनानी होती, थोड़ी सी नाइट्रोजन बनानी होती है, जितना अपने को काम चल जाए। अब नाइट्रोजन बनाने की जो विधि है, प्रयोगशाला विधि, उसमें आप क्या करोगे, अमोनियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट को नौसादर के साथ में, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट लिख देती हूं मैं नाम, सोडियम नाइट्राइट। इस सोडियम नाइट्राइट को आप नौसादर होता है अपना अमोनियम क्लोराइड। कौन है बेटा ये? नौसादर के साथ में जब रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड होगी, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइट बनेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। तो अमोनियम नाइट्राइट यहां पर बनेगा और सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन तो अभी भी नहीं बनी मैडम। अब ये सोच रहे हो ना, नाइट्रोजन तो अभी भी नहीं बनी मैडम, अभी बनेगी भाई। देखो, ये जो अमोनियम नाइट्राइट बना, कौन बेटा? अमोनियम नाइट्राइट। इसको आप गर्म कर दो। ये लो जी, आपका ये अमोनियम और ये आपका नाइट्राइट। इस अमोनियम नाइट्राइट को जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर आपको जो है अपना डाई नाइट्रोजन गैस यहां से मिलती है। देखो, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में, और ये गैस की फॉर्म में होती है, इसलिए ये उड़ती है, ऊपर जाती है। और क्या क्या बच गया बच्चों? 2 मोल H2O के आपको
मिलते हैं। तो ये प्रयोगशाला विधि है जिसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में आपको 1 मोल अमोनिया मिल जाएगी, सॉरी नाइट्रोजन मिल जाएगी। अब क्या करना है, इस प्रकार जो नाइट्रोजन प्राप्त हुई है ना, प्राप्त डाई नाइट्रोजन में NO N2O5 वगैरह की जो अशुद्धियां होती है, मतलब ये वाली जो डाई नाइट्रोजन गैस है ना बेटा, ये इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती है। जैसे NO की अशुद्धि हुई, आपके HNO3 के अशुद्धि हुई, तो इन अशुद्धियों को दूर भी करना पड़ेगा। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे किसे, डाई नाइट्रोजन को, इसे H2SO, मतलब क्या हो रहा है कि जो अपनी प्रयोगशाला विधि है इसमें जब आप डाई नाइट्रोजन गैस बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और नौसादर को मिलाते हैं बेटे। इनकी डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से जो हमें अमोनियम नाइट्राइट मिलता है इसको आप गर्म कर देते हैं। अब ये जब पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, गरम वरम हो गया, डाई नाइट्रोजन गैस भी बनी, तो डाई नाइट्रोजन गैस के साथ में जैसे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, NaCl बन रहा है, NO बन रहा है, HNO3 बन रहा है, इस तरह की बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो इन अशुद्धियों को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से गुजारा जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे कि हमें डाई नाइट्रोजन जो है वो शुद्ध रूप से प्राप्त हो सके। तो औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि दोनों ही आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं एक और विधि की। अब दोनों ही विधियों से हम लोगों को शुद्ध नहीं मिली ना, शुद्ध नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, अति शुद्ध, भाई साहब अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की भी तो विधि होती होगी मैडम। तो अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि अब हम पढ़ेंगे। आप कुछ मत करो, आप बेरियम एजाइड ले लो। क्या ले लो बेटे, बेरियम एजाइड, BaN3 का होल ट्वाइस। क्या है बेटा ये, बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को आप गर्म कर दो तो आपको बेरियम बेरियम अलग हो जाएगा और डाई नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। इसको आप गर्म करें, बेरियम एजाइड को आप गर्म करें तो आपको बेरियम अलग और 3 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन अलग मिल जाएगी। यहां से आपको अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, क्योंकि बेरियम कैसा होता है, भारी होता है तो नीचे बैठा रहेगा, गैस ऊपर चली जाएगी। बोलिए, मजा आया। इसी तरीके से आप सोडियम एजाइड के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। ये लीजिए 2 मोल आप सोडियम एजाइड के ले लो, ये रहा सोडियम एजाइड, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड को भी जब आप गर्म करते हैं तो आपको सोडियम अलग और डाई नाइट्रोजन गैस अलग प्राप्त हो जाती है। यहां से आपको अति शुद्ध, इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की 2 विधियां लिखिए। बताओ, लिख दी। एक और विधि है, 2 विधि अगर पूछे तो कोई सी भी लिख देना, है ना। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी गर्म कर सकते हैं। देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, इसी पे 2- चार्ज होता है, इसलिए हमको ये भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी जब आप गर्म करते हो बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर भी आपको अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन मिलती है। तो देखो, अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की 1 विधि, 2 विधि और 3 विधि। अब बताओ, कोई से भी पूछ ले, 1 पूछे तो 1 लिख देना, 2 पूछे तो 2 लिख देना, और अपने पास तो अब तीसरी भी है।
अमोनियम डाइक्रोमेट को भी अपन ने गर्म कर दिया, तो क्या मिलेगी अपने को? पहली बात तो डाई नाइट्रोजन गैस मिलेगी भैया, मेजर प्रोडक्ट अपन यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ से अपने को Cr2O3 सब्सटेंस मिलेगा और यहाँ से 4 मोल्स H2O के भी फ्री हो जाएंगे। ये सब टेस्ट ट्यूब में नीचे ही रह जाएंगे और यहाँ से डाई नाइट्रोजन गैस हमको ऊपर उड़ती हुई मिलेगी। हाँ, उसको पकड़ जरूर लेना, एक तो उड़ जाए। देखिए, विरचन की विधियों में हम लोगों ने पढ़ा था कि औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि, 2 विधियां पढ़ी थी अपन ने। देखिए, विरचन की विधियों को मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। औद्योगिक विधि में हम लोगों ने क्या किया था बेटे? द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन करवाया था। यदि प्रभाजी आसवन 77.3 केल्विन पर करवाया जाए तो डाई नाइट्रोजन गैस आपको मिलेगी, और यदि प्रभाजी आसवन 90 केल्विन पर करवाया जाए तो आपको डाई ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लांट लगा रहे हो। तो प्रयोगशाला विधि, हम तो प्रयोगशाला में जाएंगे। प्रयोगशाला में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड नौसादर दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिला देंगे तो हमें अमोनियम नाइट्राइट मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद लेकर के टेस्ट ट्यूब को जब हम गले में गर्म करेंगे तो अमोनियम नाइट्राइट गर्म होगा। अमोनियम नाइट्राइट गर्म होगा तो हमें क्या देगा? डाई नाइट्रोजन गैस देंगे। परंतु ये जो डाई नाइट्रोजन गैस यहाँ से मिलेगी ना बेटा, वो थोड़ी सी अशुद्ध होगी, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इनको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से जो डाई नाइट्रोजन गैस निकली है ना, उसको H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर से गुजार देंगे तो हमें शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो सकती है। तो भाई आपका अगला सवाल मैंने महसूस किया कि आप ये पूछ रहे होंगे तो ऐसी विधि बता दो ना मैडम जिससे अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती हो, तो ये लीजिए। तो अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि देखो आप। अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की एक ही क्यों, हम 3 विधि देखेंगे। बेरियम एजाइड को गर्म कर दो तो बेरियम अलग, डाई नाइट्रोजन अलग। सोडियम अजाइड को गर्म कर दो तो सोडियम अलग, अजाइड अलग, नाइट्रोजन अलग। अमोनियम डाइक्रोमेट को यदि आप गर्म कर देते हो तो भी नाइट्रोजन गैस आपको शुद्ध रूप में मिलती है, और ये प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाते हैं। होप विरचन की विधियां आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजनों के गुण की। नाइट्रोजन के गुणों की यदि हम बात करें तो देखो, नाइट्रोजन जो है वो ऐसी होती है, एन जो है वो दूसरे एन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो यार नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर तो अक्रियाशील ही जैसी मानी जाएगी, बहुत कम क्रियाशील होती है भैया नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर, है ना। तो नाइट्रोजन कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील होती है। नाइट्रोजन कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील होती है। अब आपसे कोई पूछे कारण बताओ तो ये लो जी कारण, क्योंकि नाइट्रोजन भाई अभिक्रिया कैसे होती है बेटा? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो पुराने बंध कौन से हैं यहाँ पर? ये 3 है ना। इनकी वियोजन एंथैल्पी समझते हो? बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही वियोजन एंथैल्पी कहलाती है बच्चों, है ना। इस नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड की जो वियोजन एंथैल्पी होती है ना बेटा, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वियोजन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। अब उच्च कितना ये भी देख लो, 941 किलो जूल पर मोल, इतना लगभग अपने को वियोजन एंथैल्पी चाहिए, है ना। तो मान उच्च, कितना उच्च? इतना उच्च होता है। तो ये बताओ आसानी से टूटेगा। अरे जिस काम को करने में एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है या जिस काम को करने में एनर्जी ज्यादा लगती है, अपन वो काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना। तो ये भी क्यों करेगी? आराम से पढ़िए N2 के फॉर्म में, चलता रहेगा इसका भी काम। तो ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तुम्हारे पास हो तो बताओ। तो अपन क्या करेंगे? अपन भी इंसान, हम क्या करेंगे? तापमान बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे? तापमान बढ़ा देंगे। तो तापमान जैसे ही बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि से नाइट्रोजन की अभिक्रिया जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अगर इसको क्रियाशील बनाना ही है तो हम क्या करेंगे? ताप में वृद्धि। तो ताप में वृद्धि से क्या होगा बच्चों? ताप में वृद्धि से N2 की क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे ही आप तापमान दोगे
वैसे ही क्या होगा, इसको इतनी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। इतनी एनर्जी प्राप्त होते ही इसका जो बंध है वो टूट जाएगा, और जब बंध टूट जाते हैं तो नए बंधों का फॉर्मेशन भी इसीलिए हो जाता है, और नाइट्रोजन जो है वो कैसी हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। बोलिए, बात समझ में आती है? अगला टॉपिक पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन के गुणों में अगला जो इसका गुण है, ये कैसी होती है बेटे, प्रतिचुंबकीय होती है। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का जो अगला गुण है वो कौन है? प्रतिचुंबकीय होती है। ये प्रतिचुंबकीय क्यों होती है? देखिए, आप यदि इसकी एमओटी के अनुसार, यदि इसके आणविक कक्षकों का या आणविक विन्यास अगर निकालें, तो एमओटी के अनुसार जो नाइट्रोजन का विन्यास होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो देखिए क्या आएगा, के सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, कॉमा नहीं लगाएंगे बीच में, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। यार N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन, एक N में 7 होते हैं, 7, 2 N में कितने होंगे? 14। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बाकी इधर। ठीक है, तो ये इसका आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन के अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा जाता है कि भाई के शेल तो जो है वो पूरी भरी हुई है, बाकी आगे वाली शेल में सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। यानी कि सभी आणविक कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सभी के सभी कैसे हैं? युग्मित है। यानी कि सभी आणविक कक्षकों में, तो देखिए सभी आणविक कक्षकों में नाइट्रोजन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सभी आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का जो कारण है वो आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा, वो कितना होता है? के 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। सभी आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन के गुणों में अगली हम बात करें तो नाइट्रोजन की बात करेंगे हम, नाइट्रोजन की अभिक्रियाशीलता, कि भाई नाइट्रोजन धातुओं के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में किस प्रकार से क्रिया करता है। तो नाइट्रोजन की धातुओं के साथ में हम क्रिया देखेंगे कि नाइट्रोजन की, भाई नाइट्रोजन क्या है? अधातु, अधातु धातु के साथ में क्रिया कर सकती है। धातुओं के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन की धातुओं से क्रिया किस प्रकार से होती है? देखिए, आप लिथियम के साथ में करवा सकते हो, मैग्नीशियम के साथ में करवा सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ में, किसी के भी साथ में नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवा दो। तो नाइट्रोजन जो है किस प्रकार से इनके साथ में अभिक्रिया करेगा वो देखने वाली बात है। थोड़ी देर पहले भी हमने धात्विक गुण देखे थे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के। तो देखिए लिथियम के साथ में नाइट्रोजन जो है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। लिथियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज, इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में, तो क्या बन जाएगा बेटे? लिथियम का नाइट्राइड बन जाएगा। क्या बनेगा? लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा डाइनाइट्रोजन गैस के साथ में, तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर होता है 3- चार्ज। तो इस तरह का एक मैग्नीशियम का नाइट्राइड यहां से प्राप्त होगा। मैग्नीशियम
नाइट्राइड। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ में जब आप अभिक्रिया दर्शाएंगे तो एल्यूमिनियम पर भी 3+ चार्ज होता है और नाइट्रोजन पर 3- चार्ज होता है, तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम का नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यानी कि धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके जो हमारा डाई नाइट्रोजन है ये क्या बनाता है बच्चों, नाइट्राइड बनाता है। लिथियम के साथ में क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ में नाइट्रोजन यदि रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाएगा। एल्यूमिनियम के साथ में यदि रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनाएगा। फोकस हमें किस बात पे करना है कि कंपाउंड क्या बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नाइट्रोजन की। देखिए, तो अगली बात जो हम करते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखिए, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है ना बेटे, तो नाइट्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस, दोनों ही गैसों को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कितना, कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए कि जब N2O2 के साथ में अभिक्रिया करेगी तो एफर्ट आप देखिए कितना भयंकर लगेगा, और तो भी अभिक्रिया जो है वो कैसी होगी बेटे, रिवर्सिबल होगी। जितनी अमाउंट में ये बन जाएगा उतना ही वापस इधर भी। ठीक है, तो और यहाँ पर एफर्ट लगेगा अपने को 2000 केल्विन, 20 भी नहीं, 200 भी नहीं, कितना, 2000 केल्विन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप ये ट्वाइस ऑफ NO बनाओ। कल भी पढ़ा था NO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या बनाए, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहां पर होने वाला जो एंथैल्पी चेंज है वो है आपका 135 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार से आपको इतने एफर्ट लगा करके नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, और आपको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन के अलग अलग टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में भी ये अभिक्रिया करती है। तो देखिए, अगली अभिक्रिया जो है वो किसकी है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया या क्रिया। देखिए, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करती है बच्चों, तो नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। बोलिए, दोनों गैसेज हैं। दोनों गैसेज जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो यहां से बड़ी फेमस एक मेथड है हेबर विधि। इसे क्या कहा जाता है, हेबर या हाबर, आपकी बुक्स में हाबर लिखा हुआ है, हेबर विधि। अमोनिया बनाने की हेबर विधि इसे कहा जाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके आपको क्या देगी बेटा, अमोनिया के मोल्स देगी। ऐसे ही नहीं देगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा आपको, आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, या फिर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में। आयरन ऑक्साइड यदि लेंगे तो K2O के साथ में, K2O के साथ में आपको Al2O4 भी लेना पड़ेगा, Al2O3। ठीक है, इस प्रकार के आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरकों के सहायक जो होते हैं वर्धक, उन्हें आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी बेटे, अमोनिया बने मिलेगी। और इस जो विधि है इसका नाम होता है हेबर विधि। कई बार नाम से भी रिएक्शंस आ जाती हैं। हेबर विधि लिखिए, तो बताओ लिख दोगे, कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवानी है, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये सब ले लो। अब इसमें जो आयरन है वो कौन है बेटा, उत्प्रेरक। आयरन यहाँ पर उत्प्रेरक होता है, और मॉलिब्डेनम जो आयरन के साथ में लिया गया है ये कौन होता है, उत्प्रेरक का वर्धक। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक होता है। ये पहले लिया जाता था, आजकल हम क्या लेते हैं, आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं। आजकल आयरन ऑक्साइड लिया जाता है हेबर विधि में। तो आयरन ऑक्साइड भी कौन है, उत्प्रेरक है बेटा। और K2O और Al2O3
ये कौन है, इसके वर्धक है। ठीक है, तो यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेशर कितना लगेगा भाई, ये भी गैस वो भी गैस, 770 केल्विन के टेम्परेचर पे आप 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हम बैठते हैं वायुमंडलीय दाब पर जो कि होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर आपको इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है ये, है ना। और ये जो अभिक्रिया है इसमें डेल्टा एच भी माइनस में, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया है जो एनर्जी बाहर निकालती है। कितनी एनर्जी, 46.1 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालती है। एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हेबर विधि के लिए अभी अपन हेबर विधि को अमोनिया में भी पढ़ेंगे, तसल्ली रखिएगा, ठीक है। तो हेबर विधि में क्या होता है, डाइहाइड्रोजन के साथ में आयरन मोलिब्डेनम की उपस्थिति में या फिर आयरन ऑक्साइड और K2O और Al2O3 की उपस्थिति में अमोनिया देती है। और अमोनिया देने के लिए हमें 2 कंडीशन और चाहिए कि आपको टेम्परेचर जो है वो 770 केल्विन पर मेंटेन करना पड़ेगा और प्रेशर भी जो है वो 200 ATM पर ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इस विधि से बनी हुई जो अमोनिया होती है, इस विधि को कहा जाता है हेबर की विधि। यहाँ पर आयरन जो है आपका ये उत्प्रेरक होता है और मोलिब्डेनम जो है वो इस उत्प्रेरक का वर्धक होता है। इसी प्रकार से आयरन ऑक्साइड को यदि आप उत्प्रेरक के रूप में लेते हो तो आपको K2O और Al2O3 उत्प्रेरक वर्धक के रूप में लिए जाने चाहिए। अब कैल्शियम कार्बाइड के साथ भी हमारा नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है। तो अगली विधि है कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। देखिए कैल्शियम कार्बाइड से हमारा नाइट्रोजन जो है वो किस प्रकार रिएक्ट करेगा। ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड, इसकी आप डाई नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, CaCN2 मिलेगा और कार्बन जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। देखिए इस विधि में कैल्शियम कार्बाइड की डाई नाइट्रोजन के साथ में आपने यदि अभिक्रिया करवाई तो पहली बात तो ये अभिक्रिया भी इतनी आसानी से नहीं होगी। इसके लिए भी कुछ ना कुछ विशेष परिस्थिति यानी कि हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल आपको किया जाना चाहिए, जो कि है 1300 केल्विन। अरे भाई इतना सारा टेम्परेचर नापते कैसे होंगे, अभी सब बताया जाएगा। तो 1300 केल्विन टेम्परेचर यदि इसको दिया जाए तब जाकर के ये बनाता है क्या, कैल्शियम साइनेमाइड। इसका नाम है बेटा क्या, कैल्शियम इस जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको CaCN2 की फॉर्म में मिला है, इसे कहते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ में डाइनाइट्रोजन जो है 1300 केल्विन टेम्परेचर पर क्या देता है बेटा, CaCN2, जिसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के गुण आपको समझ में आए। ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। कंडीशंस क्या क्या हैं, हेबर विधि किस तरीके से अमोनिया फॉर्मेशन करती है उसकी जो कंडीशंस थी वो आपने देखी यहाँ पर, और कैल्शियम कार्बाइड के साथ में कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है ये भी आपने देखा। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनों के उपयोग की। नाइट्रोजन का उपयोग देखिए, बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर अभिक्रियाशील नहीं होती है। इसका मतलब ये कमरे के ताप पर कैसी होती है, अक्रिय होती है। तो प्रयोगशाला में यदि अक्रिय वातावरण आपको उपलब्ध करवाना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। तो नाइट्रोजन का पहला ही उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अक्रिय वातावरण उपलब्ध कराती है, ये इसका एक उपयोग है। दूसरा उपयोग देखिए इसका, उच्च ताप पर जो ये रिएक्ट करती है, हमने आपको बताया था। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था 1300 केल्विन टेम्परेचर, 2000 केल्विन टेम्परेचर, इनको नापने के लिए विशेष प्रकार के तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब उस तापमापी में उच्च ताप को मेजर करने के लिए, उच्च ताप के
उच्च ताप को मापने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उच्च तापमान हेतु प्रयुक्त थर्मामीटर में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने वाले थर्मामीटर में भी इसी का ही उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में भी ये इस्तेमाल की जाती है ताकि उच्च तापमान को नापा जा सके। मरकरी तो अपनी फेल हो जाती है, नाइट्रोजन का आप इस्तेमाल, लिक्विड नाइट्रोजन का आप इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, लिक्विड नाइट्रोजन की बात आती है तो लिक्विड नाइट्रोजन से आइसक्रीम भी बनती है भाई, तो ये प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। तो द्रव नाइट्रोजन प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। आपने जो मास्टर शेफ आता था उसमें हैंड टू हैंड आइसक्रीम बनाते थे तो ऐसा बड़ा सा धुआं निकलता था। आजकल तो शादी ब्याह में भी मिलता है भैया, धुआं निकलता रहता है, आपके मुंह में डाल देते हैं, आपके मुंह में से भी धुआं निकलता है, तो वो यही होती है द्रव नाइट्रोजन। देखिए, केमिस्ट्री को यदि आप या किसी भी सब्जेक्ट को आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना बेटा, जल्दी समझ में आएगा और याद करने में एफर्ट भी कम लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के उपयोग में देखिए आपने, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करवाती है, उच्च ताप नापने वाले थर्मामीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और द्रव नाइट्रोजन जो है वो प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा रक्त और जैविक नमूनों के प्रयोजन के लिए भी, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। रक्त व जैव नमूनों के, रक्त व जैव नमूनों के क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड है बेटा, ये मेथड का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो, टर्मिनोलॉजी को आप अंग्रेजी में ज़्यादा अगर समझने की कोशिश करेंगे या लिखने की कोशिश करेंगे तो बेटा हायर क्लासेस के लिए आपको अच्छा होगा। अब क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसे लिखने के बजाय आप क्रायो प्रिजर्वेशन लिखते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो आप पढ़ने वाले को भी मजा आता। अब अगर आपने ऐसे लिखा तो भी ठीक है, कोई नंबर वंबर नहीं कटने वाले हैं, बट अगर आप ऐसे लिखते तो आपकी राइटिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती, पढ़ने वालों को तकलीफ कम होती है ना। बोर्ड में जब आपकी कॉपी जाती है और क्रायो प्रिजर्वेशन इस तरीके से देखना ही नहीं पड़ता, उसको ढूंढना ही नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जब आप भी हायर क्लासेस में जाओगे तो टर्मिनोलॉजी जो होती है बेटा उसको आपको इंग्लिश में ही याद करना चाहिए और इंग्लिश में ही अपनी कॉपी में भी लिखना चाहिए। जैसे एंथैल्पी अपन लिखते हैं, अब एंथैल्पी को अपन लिखेंगे एंथैल्पी, अरे सीधा सीधा लिखो ना यार, डेल आई एच है ना, डेल एच लिखो। और अगर आप लिखना ही चाहते हो राइटिंग में तो राइटिंग में आप लिखो एंथैल्पी, ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। बाकी अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो मातृभाषा है, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान करते हैं हम अपनी मातृभाषा का। नाइट्रोजन के उपयोग वगैरह आप लोगों ने यहाँ पर देखे, नाइट्रोजन के गुण देखे, नाइट्रोजन के उपयोग देखे। अब हम नाइट्रोजन के बाद में बात करेंगे अपने अमोनिया की। अमोनिया की बात करेंगे। अमोनिया अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है, ठीक है। फलस्वरूप यदि ये जो प्राप्त होती है, इसकी विधि जो थी वो कौन सी विधि थी? हेबर विधि थी। कौन सी विधि थी बेटे? हेबर विधि। हेबर विधि किस सिद्धांत पर काम करती है? लाशातेली के नियम के अनुसार यदि आप हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की सांद्रता को उच्च रखेंगे तो आपको अमोनिया अधिक से अधिक प्राप्त होगी। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है बेटे, किसी भी रिएक्शन में आप देखिए, अगर रिएक्शन में अमोनिया ज्यादा बनेगी तो फायदा हमारा ज्यादा होगा, हमें हमारे फायदे से लेना देना है। फायदा कैसे होगा भैया? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की सांद्रता आप ज्यादा ले लो, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट में आपको अमोनिया मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये रिएक्शन कैसी है? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी।
ठीक है। ऊष्माक्षेपी होने की वजह से 700, देखो 700 केल्विन टेम्परेचर पर इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी होने की वजह से यहाँ पर तापमान का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगली बात देखो, इसके लिए डेल्टा एन की आप वैल्यू देखिए। सब कुछ लाशा तेलिए के नियम के अनुसार चल रहा है। सिद्धांत किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? लाशा तेलिए पर आधारित है। तो आप देखिए, यदि हम इसके डेल्टा एन की वैल्यू निकालें, डेल्टा एन क्या है बेटे? द नंबर ऑफ मोल्स में जो परिवर्तन आया है वो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, आपने देखो अमोनिया बनाने की जो विधि है इसको देखा था कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में जब मिक्स होती है तो क्या बनती है? 2 मोल हाइड्रोजन बनती है। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं बेटे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल हैं अपने 2 और रिएक्टेंट जो है वो अपने हैं 4 मोल, 3 ये और 1 ये, 3 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल नाइट्रोजन का। तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ से -2 आती है। -2 आने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? उच्च दाब लेना पड़ेगा। इसीलिए 20 MPa या फिर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको मेंटेन यहाँ पर रखना पड़ेगा। आपको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर मेंटेन करना होगा, क्योंकि डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा? माइनस में आ रही है। और माइनस में आने का मतलब है लाशा तेलिए के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नियंत्रित ताप पे हो रही है। कैसे हो रही है बेटे? नियंत्रित ताप पर हो रही है, 700 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है। 700 केल्विन टेम्परेचर पर होने की वजह से आपको यदि अमोनिया की उच्च लब्धि चाहिए, यानी कि हाई अमाउंट में यदि आपको अमोनिया चाहिए, तो फिर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उत्प्रेरकों की। के लिए आयरन मॉलिब्डेनम के साथ में, या फिर आजकल लिया जाता है क्या? आयरन का ऑक्साइड। उत्प्रेरक के रूप में किसकी उपस्थिति में? Al2O3 और K2O की उपस्थिति में। Al2O3 व K2O की उपस्थिति में। Al2O3 और K2O यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं और आयरन ऑक्साइड आजकल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेबर प्रोसेस का पूरा सिद्धांत, विरचन की विधि, और ये एक संयंत्र आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगली और भी बात करते हैं अमोनिया के विरचन के बारे में। देखिए, अमोनिया की विरचन की अन्य विधियों में आप देखिए, जैसे प्रयोगशाला विधि में यहाँ पर लिखूं, प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विधि में आपको पता है अमोनियम के बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अमोनियम के सॉल्ट्स की आप किसी भी क्षार के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी बेटा? अमोनिया प्राप्त होगी। देखिए किस प्रकार से, जैसे अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाइए। 2 मोल अमोनियम क्लोराइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाइए, तो आपको क्या प्राप्त होगी बच्चों? अमोनिया। कैसे प्राप्त होगी? देखो 2 मोल तो आपको अमोनिया मिल जाएगी। ठीक है, अमोनिया मिलने के बाद में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 मोल आपको H2O के भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो विधि है, ये विधि आपकी प्रयोगशाला विधि है। अमोनियम के सॉल्ट्स की रिएक्शन आप किसी भी हाइड्रोक्साइड्स के साथ में या किसी भी बेस के साथ में, क्षारों के साथ में जब करवाते हैं तो आपको अमोनिया प्राप्त होती है। इसी में एक और विधि यहाँ देखिएगा आप, अमोनियम सल्फेट की विधि। अमोनियम सल्फेट भी एक प्रकार का सॉल्ट बेटा। ये अमोनियम आयन, ये सल्फेट आयन। अब सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है तो उसकी टोपी इसके पैर में लगा देंगे। क्लियर है? अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगी? 2 मोल अमोनिया मिलेगी, 1 मोल Na2SO4 मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा और 2 मोल आपको H2O मिलेंगे। ठीक है, तो अमोनियम के सॉल्ट की आप किसी भी क्षार के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको क्या प्राप्त होगा बेटे? अमोनिया। बोलिए, बात समझ में आया? नेक्स्ट है यूरिया का जल अपघटन।
देखिए यूरिया प्रयोगशाला विधि के अलावा भी एक विरचन की विधि है जो है यूरिया का जल अपघटन। यूरिया का जो जल अपघटन है इसमें आप देखेंगे, अच्छा सबसे पहले तो मैं इस यूरिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये यूरिया वाली कहानी याद है आपको? यूरिया अकेला ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। तो बर्जीलियस और वोलर की कहानी है, सुनाएंगे कभी आपको। तो पहले अभी हम यहाँ फोकस करते हैं यूरिया के जल अपघटन से अमोनिया कैसे बनती है। देखिएगा यूरिया, ये लीजिए ये आपका यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है बेटा, ठीक है। जब यूरिया को रीअरेंज किया जाता है तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, अब कार्बोनेट के ऊपर 2- चार्ज होता है तो अमोनियम कार्बोनेट कुछ इस प्रकार बनेगा। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ये वायु और प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चों? वायु और प्रकाश, यानी कि खुले मैदान में यदि आप इसको रख दें वहां आपको हवा भी मिलेगी और प्रकाश भी मिलेगा, है ना। हवा भी मिलेगी और प्रकाश भी मिलेगा, तो इसका क्या होगा? अमोनिया में जल अपघटन हो जाएगा। यहां से आपको मिलेगी 2 मोल अमोनिया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल H2O, ठीक है। तो यूरिया अमोनिया में बदल जाती है, ठीक है। तो इस पर देखो एक प्रश्न है कि पशुओं के बाड़े में जो दुर्गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? इसी की वजह से आती है। पशुओं के बाड़े में जो दुर्गंध आती है ना बेटा, जहां पर पशु वगैरह बांधते हैं या पब्लिक टॉयलेट्स आप देख लो, वहां पर जो बदबू आती है वो इसी की वजह से आती है। क्या होता है? यूरिया। ये यूरिया प्रकाश और वायु की उपस्थिति में अमोनिया बनाता है और वो अमोनिया की गैस उड़ती रहती है और जिसकी वजह से क्या आती है? हमें बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो उपरोक्त अभिक्रिया के कारण लिख देती हूँ। हाँ जी, ये प्रश्न है। उपरोक्त अभिक्रिया के कारण पशुओं के, जहां पशु बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? बाड़ा, है ना। पशुओं के बाड़े से दुर्गंध आती है। ठीक है, तो दुर्गंध आने का मेन कारण कौन? अमोनिया, नॉट यूरिया, ठीक है। यूरिया लाइट और एयर की प्रेजेंस में ही अमोनिया बना पाएगा, लाइट और एयर नहीं होगी तो आराम से यूरिया पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये विरचन की अन्य विधियां हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा प्रश्न। अब देखो भाई, अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले कुछ देर नल के पानी में ठंडा क्यों करते हैं? देखो, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, कोई आपने टेस्ट वेस्ट लगाया, फिर आप मैडम को बोलेंगे मैडम थोड़ा सा अमोनिया दे दो, है ना। मैडम देखेंगी कि अरे बोतल में तो अमोनिया खत्म हो गया, नई बोतल खोलो, नई बोतल खोलो। तो मैडम क्या करेंगी? पहले उस बोतल को नल के नीचे लेके जाएंगी, ठंडे पानी से उसको धोएंगी बढ़िया। मतलब यूरिया, मतलब ये जो अमोनिया है ना, बड़ा साफ सुथरा प्राणी है, नहा धो के इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनिया की बोतल को इस्तेमाल में लेने के पहले बेटे नल के पानी के नीचे ठंडा किया जाता है। कारण देखिए, इसका कारण क्या है? इसका आंसर है भाई, कमरे के ताप पर क्या होता है कि भाई बोतल वगैरह सब कई में रखी हुई है, कमरे के ताप पर रखी हुई है और बोतल कैसी बंद है जिसमें भर भर के आपका अमोनिया भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, बोतल को जब आप एकदम से खोलते हो तो क्या होता है? प्रेशर रिलीज होता है बेटा, उच्च दाब में वो अमोनिया वहां से भरी रहती है। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे तो फस करके आवाज आएगी और सारा का सारा अमोनिया आपका बाहर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर कम करके उस प्रेशर को भी थोड़ा सा कम किया जाता है ताकि एकदम से बोतल का ढक्कन खोलने पर वो अमोनिया जो है वो बाहर ना आ पाए। तो भाई कमरे के ताप पर अमोनिया पर अत्यधिक वाष्प दाब होता है, अमोनिया पर
अत्यधिक वाष्प दाब होता है। अब वाष्प दाब होने की वजह से क्या होता है, अतः बोतल को खोलने से पहले कुछ देर नल के पानी में ठंडा कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है और बोतल खोलने पर अमोनिया अचानक बाहर नहीं आती। देखिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी आप लोगों ने। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप ऐसे हिला देते हैं कई बच्चे, है ना, बच्चों की आदत होती है, आपके साथ भी हुआ होगा कई बार कि मान लीजिए आपका जन्मदिन है ना, और आपका दोस्त आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया और उसने वो पहले से उसको शेक करके लेके आया। शेक करने की वजह से क्या हुआ बेटे, जो बोतल है उसके अंदर का वाष्प दाब बहुत ज्यादा हो गया। वाष्प दाब बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अंदर जो मिश्रित गैस थी वो बाहर आ गई, और ऐसे जैसे आपने ढक्कन खोला तो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक आपके ऊपर गिर गई। बिल्कुल वही कारण यहाँ पर भी है कि अमोनिया की बोतल को खोलने के पहले ठंडे पानी के नीचे रख दो, ताकि अमोनिया का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाए, अंदर की बोतल का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाए और बोतल का ढक्कन खोलने से वो अचानक से बाहर नहीं आ पाए। तो कमरे के ताप पर अमोनिया पर अत्यधिक वाष्प दाब होता है, अतः बोतल को खोलने से पहले कुछ देर नल के पानी में ठंडा कर लेते हैं, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है और बोतल खोलने के पहले बोतल खोलने पर अचानक अमोनिया बाहर नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए अमोनिया की रासायनिक विधि या रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम सबसे पहला गुण पढ़ेंगे कि भाई अमोनिया को यदि पानी में मिला दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, तो हम पहली ही विधि पढ़ेंगे, जल से अभिक्रिया। जल से क्रिया। देखिए, आपका जो अमोनिया है ये जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ये बना लेता है तो इसका मतलब इसने क्या लिया है, क्या एक्सेप्ट किया है, H+ एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा अमोनियम आयन और एक बनाएगा OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। और ये क्या करता है बेटा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब लाल लिटमस को नीला करने का मतलब है कि कैसी प्रकृति दर्शा रहा है, ये क्षारीय प्रकृति दर्शा रहा है। क्योंकि देखो OH, तो आपको पता है क्षार कौन होता है, जो OH- त्यागता है ना। तो भैया क्षार है, देखो त्याग रहा है बेचारा, तो लाल लिटमस को नीला ही करेगा, क्षारीय गुण है इसके अंदर। ठीक है, अब क्षार भी कौन सा है, लुईस क्षार है, ये लुईस क्षारीय प्रकृति। नेक्स्ट आप देखिए ये क्षार कैसा है, लुईस क्षार। देखिए अलग अलग टाइप के क्षार और अलग अलग टाइप के अम्ल होते हैं बेटे, है ना, आर्नियस के, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के और लुईस के, है ना। तो कौन कौन क्या क्या बोलता है ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो क्षार होते हैं, अम्ल होते हैं, वो कौन होते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, वो क्या होते हैं। तो लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या लोन पेयर दान करने वाले ही लुईस क्षार कहलाते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले उल्टा एसिड कहलाते हैं। तो लोन पेयर, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करने वाले क्या कहलाते हैं बेटा, लुईस क्षार कहलाते हैं।
लुईस क्षार वो होते हैं जो लोन पेयर को दान करते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो कौन होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। अब लुईस क्षारीय प्रकृति कैसे शो करते हैं? क्योंकि देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति होती है, ठीक है ना, आपको पता है नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये लुईस क्षारीय प्रकृति शो करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, आप एक अमोनिया के मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब एक इलेक्ट्रॉन न्यून बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन न्यून, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास में, तो भाई 3 इसके पास में थे, 3 की शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर ली है। बॉन्डिंग करने के बाद में इसके पास तभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन रहे, तो भी बेचारे का अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या बोलेगा? भाई अमोनिया ऐसा है, तेरा अष्टक भी पूरा हो रहा है और तेरे पास में एक लोन पेयर भी है, मेरे को दे दे, क्या कर दे? मुझे दान कर दे। क्या दान कर दे? तेरा लोन पेयर दान कर दे। तो अच्छी बात है, मैं अगर लोन पेयर दान करूंगा तो क्या बन जाऊंगा? लुईस क्षार बन जाऊंगा। कैसे बन जाएगा? देखिए, ये आपका अमोनिया अपना लोन पेयर इसको दान करेगा तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा और इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। अब देखो अपना लुईस क्या है? अपना अमोनिया क्या है? लुईस क्षार है, ठीक है। अब क्षार की जब रिएक्शन आप अम्ल से करवाएंगे तो फिर क्या होगा? तो भाई अगली रिएक्शन ही देखिए, अम्लों से अभिक्रिया। देखिए केमिस्ट्री को ना हर चीज को रिलेट कर करके पढ़ा करो बेटा। केमिस्ट्री इज अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, नॉट अ रटने वाला सब्जेक्ट, है ना। बहुत सारे रूमर्स हैं दुनिया में कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। भैया कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। देखो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति शो कर रहा है। क्षारीय प्रकृति का उदाहरण दे दिया हमने प्रूफ के साथ में, है ना। और अगला प्रूफ देखो भैया, बेस है, पर कैसा बेस है? लुईस बेस है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है और वो अपना लोन पेयर दान कर सकता है। तो देखो हमने प्रूफ भी कर दिया। अब ठीक है, तो भी लोग नहीं मान रहे तो हम ले अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवा देंगे। अब आपको पता है कि जब कोई क्षार किसी अम्ल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। अरे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है कि क्षार और अम्ल आपस में मिलकर के, ये लीजिए, ये कौन है? क्षार, ये कौन है? अम्ल। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कई बार वाटर नहीं भी निकलता है, कोई बात नहीं। जैसे इस अभिक्रिया में देखिए क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बोली बन गया। लो, और यकीन नहीं हो रहा है तो ये लो जी, अगली रिएक्शन H2SO4 ले लो आप। ये लो जी H2SO4। H2SO4 लेंगे तो फिर अमोनिया के 2 मोल लेने पड़ेंगे। ये क्षार इस अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा। बोलिए कर लेगा। ऐसे नाइट्रिक एसिड वगैरह और भी अम्लों के साथ में आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? सॉल्ट्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड लवण होता है, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सॉल्ट को सॉल्ट ही बोल सकते हैं भाई, जरूर थोड़ी लवण बोलना, है ना। टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में याद रखो, बड़े हो गए ना तब काम आए। अमोनियम सल्फेट, तो भैया ये रहा अमोनियम। अब मैं अमोनियम को ऐसे लिख देती हूँ, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, लपेट लिया। आगे चलो, ये संकुल निर्माण में भी सहायता करता है। रासायनिक गुणों में आप पढ़ेंगे संकुल निर्माण, संकुल 9th चैप्टर। संकुल निर्माण में भी ये सहायता करता है। अब संकुल निर्माण में देखिए आप बेटे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है ना। नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण क्या होता है? यह लिगेंड की भांति LIGAND, लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर दान करते हैं, लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। अब लिगेंड की भांति व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, संकुल यौगिकों का निर्माण कर रहा होगा। संकुल यौगिक देखिए किस प्रकार बनाए गए। मान लीजिए कि कॉपर 2+ आयन है जो किसी एक लवण से आपको प्राप्त हुआ है।
इसकी जब आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया क्या करता है, इसके साथ में इस प्रकार एक संकुल का निर्माण कर लेता है। कॉपर और अमोनिया कितने, 4 लिए थे और टोटल चार्ज कितना हो गया 2 प्लस। इस संकुल का नाम है बेटा टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन। ठीक है, क्या नाम है, टेट्राएमीन। जब आप 9th चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, पूरा सिखाया जाएगा आपको। टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन। ठीक है, इस प्रकार से अमोनिया जो है नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण संकुल निर्माण की अभिक्रिया में भी भाग लेती है और जो भी आपके मेटल आयन हैं उनके साथ में ये संकुल का निर्माण कर लेती है। मेटल आयन को क्या देती है, अपना लोन पेयर होती है। ठीक है, जैसे सिल्वर के साथ में भी अब ये रिएक्शन कर सकती है। आप AgCl के साथ में अमोनिया का रिएक्शन करवाइए, AgCl। ठीक है, इसके साथ में आप अमोनिया की रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, सिल्वर और ये अमोनिया दोनों मिलकर के इस तरह के एक संकुल का निर्माण कर लेंगे। इसका नाम होगा क्या, डाईएमीन। डाईएमीन सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इस संकुल का नाम होगा। संकुलों के नामों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे पर 9th चैप्टर में करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अमोनिया मेटल्स के साथ में इस तरीके से संकुल निर्माण की प्रक्रिया में भी भाग लेती है। अगली इसकी रासायनिक गुण, अगला इसका जो रासायनिक गुण है वो है, अगली है अमोनिया विलयन की। अमोनिया विलयन की धातु लवणों के साथ क्रिया। अमोनिया का जो विलयन है, देखिए अमोनिया का विलयन है मतलब कौन सा, अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया को जब आप पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, अमोनिया का विलयन मिलेगा। अमोनिया का विलयन धातु के लवणों के साथ में किस प्रकार रिएक्ट करता है, देखिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप जिंक सल्फेट के साथ में करवाएं। ठीक, तो देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पर होगी, 10th क्लास में आपने पढ़ी थी। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट मिलेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप मिलेगा बेटा। जिंक हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप, और अवक्षेप को दिखाने के लिए डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं, श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप आपको मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, अमोनियम सल्फेट। क्लियर। किसी और लवण के साथ भी आप अभिक्रिया करवा सकते हैं, जैसे फेरस क्लोराइड, देखिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड, FeCl3 के साथ भी जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बाहर जाएगा और वो FeOH का बुरा लाल अवक्षेप बना लेगा। देखिएगा किस प्रकार। इसको करवाने के लिए आपको इसके 6 मोल और इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। और यहां पर देखो किसका निर्माण होगा, Fe2O3.H2O, क्रिस्टलन जल के रूप में यहाँ पर Fe2O3 के साथ में ये H2O रहेगा। अब ये किसका फॉर्मूला है बेटा, अच्छा, और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगी, 6 अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड
ये किसका फॉर्मूला है? ये भूरा लाल अवक्षेप है बेटा, भूरा लाल अवक्षेप। इसे हम सामान्य भाषा में जंग कहते हैं। जंग, लड़ाई वाला नहीं जो अपने दिमाग पे जम गया है कोरोना में बैठे बैठे, है ना वो ये जंग, जंग जो लग जाता है ना बेटा, जंग का फॉर्मूला ये होता है Fe2O3.3H2। देखो जब भी केमिस्ट्री आपको याद करनी हो ना, तो आप क्या करना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मटका है, पानी का मटका जिससे आप पानी पीते हो रोज, है ना, उसके ऊपर लिख दो H2O। नमक के कंटेनर पे लिख दो NaCl, है ना। शक्कर के डिब्बे पे उसका फॉर्मूला लिख दो, शक्कर का, शुगर का फॉर्मूला, है ना। इधर जंग को देखते बोलो Fe2O3.3H2 जल्दी केमिस्ट्री याद होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी अमोनिया के रासायनिक गुण। अब देखो भाई, अमोनिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उर्वरकों में, ठीक है। उर्वरकों के उपयोग, मतलब अमोनिया के उपयोग में सबसे पहला है उर्वरक निर्माण में। उर्वरक निर्माण में खाद पानी देते हैं ना अपन, उर्वरक निर्माण में, है ना। अब ये उर्वरक बना देते हैं, है ना। अमोनिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेटे, वो क्या बना देते हैं, उर्वरक बनाते हैं। अब उर्वरक कौन से, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या होते हैं बच्चे, उर्वरक। जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब अलग अलग टाइप के उर्वरक हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये कौन है, अमोनियम नाइट्रेट। ऐसे ही एक और उर्वरक अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अमोनिया से प्राप्त उर्वरकों के नाम। अच्छा एक तो अपन भूल ही गए, यूरिया। भैया ये तो बहुत खतरनाक वाला है, NH2CO NH2, बोलिए ये कौन है, यूरिया आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी की भीड़ लगती है। इसके अलावा अमोनिया जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी ये इस्तेमाल की जाती है। दूसरा उपयोग इसका ये है, पहला उपयोग तो है उर्वरक निर्माण में, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल बनाने में। बनाया था हमने अभिक्रिया में। और किसमें किसमें उपयोग किया जाता है अमोनिया का, अमोनिया का उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। और प्रशीतन में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। यस, किसी चीज को यदि ठंडा करना हो तो भी आप अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमोनिया के उपयोग में क्या है कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया वगैरह जो है वो अमोनिया से प्राप्त उर्वरक हैं। उसके अलावा नाइट्रिक अम्ल बनाने में, प्रयोगशाला में और प्रशीतन में भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। आप हर एक वीडियो को ध्यान से समझें, ध्यान से सुनने की कोशिश करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पी ब्लॉक में आज हमारा टॉपिक अमोनिया और नाइट्रोजन खत्म हुआ है। कल हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।